नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी, इसको लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की ज़रूरत के लिए किस तरह प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप ज़िंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000 पर। और इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर जब लाइव है तो वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आज हम कुछ खास चर्चा करेंगे, फिर व्यूअर्स के हमारे क्वेरीज भी लेंगे और उनसे आप भी सीखेंगे इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले परिचय कराते हैं आपका हमारे गेस्ट से। फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की प्रबलीन वाजपेयी अब आज हमारे साथ हैं। प्रबलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इससे पहले कि हम क्वेरीज लेना शुरू करें, आज हमने तय किया है कि जो रिटर्न्स हम देखते हैं उनको देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं और फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न। तो कब कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि सामने से कोई भी आपको रिटर्न बताएगा तो वो हर रिटर्न एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग उसको कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। तो उसकी बुनियाद क्या है ये समझते हैं। प्रबलीन जी, मुख्य बातें क्या है CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो? नमस्कार मनोज जी। मेरे ख्याल से रिटर्न्स हम लोगों का सबका फेवरेट जो एरिया होता है वो है जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से 90% फोकस उसी पे होता है कि किस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रिटर्न मिला है। हम जब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठते हैं तब भी कंपैरिजन इन्हीं चीजों पे होता है, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स हो। सो डेफिनेटली रिटर्न्स पे फोकस होता है। एंड जैसे आपने बोला दैट करेक्ट जो एक मेजर है रिटर्न्स का, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पीरियड में हम कैसा रिटर्न को एनालाइज़ करें। सबसे पहले बात करते हैं मनोज जी एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे सिंपल फॉर्मूला है। आपने अपनी बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्राइस लिया और आपने जिस अमाउंट पे उसको सेल किया, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस। तो आपका अगर एक 4,000 रुपए की चीज़ 1 साल बाद मान लीजिए या किसी टाइम पीरियड के बाद 5,000 की बनी, तो आपने उस पे 1,000 का मुनाफ़ा कमाया है। और उस आप 1000 को डिवाइड करेंगे 4000 से, जो आपका बिगिनिंग प्राइस था, और आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न बन गया 25%, जो बहुत सिंपल है। यहाँ पे टाइम को हम बिल्कुल भी इसमें कोई मायने नहीं देते हैं कि ये रिटर्न हमने 2 साल में कमाया या 5 साल में या 10 साल में। सो एब्सोल्यूट रिटर्न्स में हमने टाइम एलिमेंट को इग्नोर किया है और सिर्फ हमने बिगिनिंग और एंडिंग प्राइस पे यहाँ पे फोकस किया है। बट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनोज जी, क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो अक्सर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक घर लिया था जो 50 लाख का था और 10 साल में उनने 1 करोड़ का बेचा, तो उनका 100% एब्सोल्यूट रिटर्न बन के निकलता है। बट क्योंकि हमने यहाँ टाइम को नजरअंदाज किया है, तो अब हम देखते हैं अगर हम टाइम को इंक्लूड करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कैसे बनते हैं। एंड यहाँ पे हमें अब बात करनी है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि CAGR की। सीएजीआर हमें एक बेटर मेजर है रिटर्न्स का, क्योंकि वो एक हमें तकरीबन एवरेज गणित देता है कि एक आपकी ओवर अ टाइम पीरियड, हमने जब टाइम को इंक्लूड किया तो आपकी एनुअली लगभग कितनी बढ़त हुई है उस निवेश में। तो यही प्रॉपर्टी जो हमने 50 लाख की खरीदी और 1 करोड़ की बेची, जिसपे हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न 10 साल में हम कह रहे हैं कि 100% है। अगर हम सीएजीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो मनोज जी, ये घट के 7.2% के करीब लगभग आपका सीएजीआर निकल के आता है। एंड 7.2% सुनने में उतना बहुत बढ़िया नहीं लग रहा था जितना हमारा 100% रिटर्न निकल के आ रहा था। बट यही 7.2 को अब हम एक फेयर कंपैरिजन करें तो मान लीजिए हम पीपीएफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स दिए, बिकॉज हम पीपीएफ में भी सीएजीआर को ही लेके चलते हैं। बट अगेन जो कंपाउंडेड रिटर्न होता है, इसमें ज्यादा जो सूटेबल है जिस टाइप के निवेश जिनमें हम सीएजीआर लगाते हैं, वो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है। मान लीजिए कि आपने जहाँ पे एक बिगनिंग प्राइस रखा है और एक एंडिंग प्राइस है और बीच में आपके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हुए,
वहां पे एक आपको क्लीन तरीके से सीएजीआर का फिगर निकल के आता है। इसी की एक स्लाइट फर्दर मॉडिफिकेशन क्या है कि हमें कंपाउंडेड रिटर्न तो समझना है, बट हम जब म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं या हम कुछ और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो हम कई बार डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे करते हैं। जैसे हमने एसआईपी डाली, तो 5 साल की एसआईपी में कोई एसआईपी का अमाउंट मान लीजिए आपका 4 साढ़े 4 साल तक पड़ा रहा, कोई एसआईपी का अमाउंट आपका सिर्फ 4 महीने पड़ा रहा। सो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे निवेश हुए हैं, बीच में हमने लमसम भी डाल दिया या कुछ विड्रॉल कर लिया। और उसको समझने के लिए वहां पे जो बेस्ट आइडियल वे ऑफ मैकेनिज्म या कंपैरिजन है रिटर्न्स का, वो होता है एक्सआईआरआर, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम हर उस टाइम पीरियड का जो हमने जब एंट्री की या एग्जिट की है उस पे हम फोकस करते हैं, और एक तरीके का आपका कंपाउंडेड रिटर्न ही निकल के आता है। बट हर एक जो आपकी एंट्री पॉइंट है उसका अलग सीएजीआर निकलता है, और वो कंबाइन होके हमें एक्सआईआरआर देता है। तो ये एक और एडवांस्ड मेथड है और एक आइडियल मेथड है जिसपे हमें अपनी म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेश की कंपैरिजन करनी चाहिए। सो मनोज जी, हम अक्सर ये दिक्कत देखते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में या डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेशक डिफरेंट तरीके से उनके रिटर्न्स को गेज करते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट को अगली बार अपनी फिक्स्ड इनकम से या म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहें, तो आप सबको एक्सआईआरआर या सीएजीआर के रूप में ही कंपेयर करिएगा। एक चीज के एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर ले रहे हैं, तो दूसरी चीज के भी आप फिर एब्सोल्यूट ही लीजिए। और 1 साल के बियॉन्ड हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। बियॉन्ड 1 ईयर हमें टाइम को डेफिनेटली इंक्लूड करते हुए सीएजीआर और एक्सआईआरआर को ही यूज करना चाहिए। ठीक है। अब ये बताइए कि जो एक निवेशक है, जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है या जो म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर प्रैक्टिस है, जब वो अपने रिटर्न्स बताते हैं तो वो क्या बताते हैं? सीएजीआर बताते हैं या एक्सआईआरआर बताते हैं? एक्सआईआरआर कम बताते हैं, सीएजीआर बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। मनोज जी, मान लीजिए यहाँ पे आपने अच्छा किया एक क्वेश्चन उठाया, बिकॉज मान लीजिए हमने निवेश किया और हम देख रहे हैं, हम करना चाहते हैं निवेश मान लीजिए किसी स्कीम में, और हम ये देखते हैं कि 5 साल का क्या रिटर्न है उस स्कीम का, बिकॉज 5 ईयर्स हम लोग मानते हैं एक अच्छा टाइम पीरियड है। 5 ईयर्स में उस स्कीम का हमें ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया जाता है। यानी कि मान लीजिए मैंने आज 4 जून को आपका उठाया, चेक किया, और मैंने चेक किया कि 5 साल पहले यानी कि 4 जून 2020 में अगर मैंने निवेश किया हो, तो इस 5 ईयर्स मेरा कैसा रिटर्न रहा। तो ये एक्चुअली इन अ वे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का रिटर्न है, बट उसमें हमने कंपाउंडिंग कर रखी है। तो जब आपको रिटर्न दिख रहा है तो आपको सीएजीआर रिटर्न दिखता है, जिसको हम ट्रेलिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, पर वो स्टिल 2 पॉइंट्स पे ही डिपेंडेंट है। उसने सारे एंट्री पॉइंट्स नहीं लिए हैं। इसलिए जब मार्केट्स अच्छा करती हैं मनोज जी, हम अक्सर देखते हैं कि रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न्स जो हमें वेबसाइट्स पे दिखते हैं। और यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 के रिटर्न देखिए, तो आपको एक्सेप्शनल दिखेंगे, बिकॉज हमें एंट्री पॉइंट मार्च में बहुत अच्छा मिला था, जो हमारा 1 पॉइंट था। पर यही अगर हमने किसी और टाइम पीरियड से देखे जब मार्केट्स हायर थी, तो आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स जो जो सीएजीआर के रूप में आपको दिख रहे हैं, तो उतने अच्छे नहीं होंगे। सो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स शो यू ट्रेलिंग रिटर्न्स जो सीएजीआर होते हैं, पर वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे निर्भर हैं, उस पॉइंट पे जहां से शुरुआत हुई और आज की डेट जब आपने कंपेयर किया। इसलिए बेटर है कि आप एक्सआईआरआर और इसका एक एडवांस्ड वर्जन होता है जिसको हम रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं, उनको भी जरूर देख के चलें। जी। तो ये सब बातचीत का मकसद ये नहीं है कि आप ये तमाम जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट करना आप यहाँ सीख जाएंगे हमारे पास 5 मिनट में, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। और एक छोटा सा सवाल और प्रबलीन आपसे हाँ कि जी। ये तीनों को अगर हम रखें ध्यान में और एसआईपी को हम लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एसआईपी के थ्रू आते हैं, उनके लिए बेस्ट एक्सआईआर रहेगा क्या? जी, जी। एसआईपी में हमेशा मनोज जी हमें एक्सआईआरआर ही देखना चाहिए। तो अगर हम 5 हम्म। साल के रिटर्न्स मान लीजिए देख रहे हो अभी किसी मिड कैप के, तो आप हम्म। देखेंगे कि विद इन मिड कैप्स आल्सो आपको 14% से लेके 22-23% की एक वेरिएशन दिखेगी एक्सआईआरआर में। पर वो हाँ फेयर हाँ। कंपैरिजन होगा डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है। बिकॉज़ हमने सेम टाइम पीरियड में उनकी एंट्री हम्म। पॉइंट्स देखते हुए हम्म। कंपैरिजन किया है। चलिए ठीक है, तो अब हम लाइव कॉलर्स लेना शुरू करते हैं।
ये पूरी बातचीत हमने इसलिए की कि आपका ध्यान उस तरफ जाए, आप समझें इस बात को कि इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर आप निवेश करते हैं तो रिटर्न के लिए करते हैं तो उसको थोड़ा देखने का पैमाना, अब उसको डीप डाउन जाके आपको देखना है तो भाई अपनी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने पहले कॉलर की तरफ। हर्ष हैं हमारे साथ, मुंबई से, 38 साल के हैं। हर्ष, पूछें अपना सवाल। सर गुड इवनिंग, हर्ष बात कर रहा हूँ। सर मेरा टारगेट है 3 करोड़ 15 साल में। करंट में एसआईपी कर रहा हूँ 4 फंड्स में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, टाटा स्मॉल कैप 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000। मेरा ये सवाल है, मुझे 15,000 की एसआईपी और शुरू करना है, तो मैं कौन से फंड्स में कर सकता हूँ? क्या एग्जिस्टिंग फंड्स में ही मुझे कंटिन्यू करने हैं या मैं कोई नए फंड्स इसमें ऐड कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है, 2 फ्लेक्सी कैप है मेरे पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो क्या ये 2 फ्लेक्सी कैप रखना सही है या इसमें मतलब कुछ मुझे एग्जिट करना चाहिए? जी, तो पहली बात तो ये है कि आपका अच्छा पोर्टफोलियो कह सकते हैं कि उस पर तो बात हो जाएगी, लेकिन आप एक अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से। प्रबलीन, बताइए, इनके सवाल आपने सुने, क्या करना चाहिए? हर्ष, आपने बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट किया है। आपकी एसआईपी ऑलरेडी 40,000 और आप उसको 55,000 करना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड। आपका पहले गोल्स की बात करते हैं। आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू करीबन 16 लाख है। अगर हम आपके एसआईपी को और आपके करंट लमसम को इंक्लूड करके चलें तो आप अराउंड 3.5 3.6 करोड़ बना लेंगे इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। तो आपका टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। सो इनफैक्ट पोस्ट टैक्स भी यू विल बी एबल टू अचीव योर कॉर्पस। बट मैं डेफिनेटली आपको पुश करूंगी कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप और एडिशनल स्टेप अप एसआईपी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि वक्त के साथ जो हमारे पैसे की कीमत है घटती है। 15 साल बाद वही जो 3 करोड़ का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो आज के 1.2 करोड़ के बराबर रह जाएगा। तो आप स्टेप अप जरूर करिएगा। और अगर आप स्टेप अप करते हैं 10% का भी, तो आप ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का कॉर्पस जुटा पाएंगे इस 15 इयर्स में। सो इस टाइम पीरियड को आप जरूर यूज करना टू इंक्रीज योर एसआईपी और थोड़ा ज्यादा हर साल। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपके पोर्टफोलियो, वो बहुत रेलेवेंट है बिकॉज आपके 2 फ्लेक्सी कैप्स हैं और इनका लगभग जो ओवरलैप है 30-33% के बीच में है, एंड बोथ आर वेरी गुड। तो हम यहाँ पे ये अप्रोच ले सकते हैं कि हम मानते हैं कि आपने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप का काम आपके ये दोनों फ्लेक्सी कैप्स ही कर देंगे। सो यू कैन कंटिन्यू विद बोथ। आपके पास एक मिड कैप है, साथ में एक स्मॉल कैप है। बट 2 कैटेगरीज हैं जो मुझे लगता है अभी शायद एकदम जरूरत नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जब आपको सही लगता है आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 बीइंग कि आप एक निफ्टी का लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड उठा सकते हैं। सो वो आपको 50% मिश्रण देगा लार्ज कैप पैसिव इन्वेस्टिंग का और 50% देगा मिड कैप पैसिव इन्वेस्टिंग का। एंड आपका 15 इयर्स का पोर्टफोलियो, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लंबा टाइम का पोर्टफोलियो है, पैसिव्स का रेलेवेंस इंक्रीज हो रहा है। आप इस अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक कवरिंग दे सकते हैं अलोंग विद अ लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड। एंड गिवन कि अब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ज्यादा मतलब नए इशू नहीं हो रहे हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारे आजू बाजू सब जियो पॉलिटिकल इतनी सारी चीजें हो रही है, मुझे लगता है कि एक 5,000 तक का आप एलोकेशन गोल्ड के एसआईपी में कर सकते हैं विद अ 15 ईयर व्यू। सो दीज आर द 2 कैटेगरीज जो मेरे को रेलेवेंट लग रही हैं। पर आप इनको अभी नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब बढ़ाएंगे तब आप इसमें एडिशन कर सकते हैं इन 2 में। अदरवाइज योर पोर्टफोलियो इज गुड। जी, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो जब सामने आता है तो उस पर बातचीत जो होती है उसमें काफ़ी अच्छी बातें निकल कर सामने आती है। नोट करिए उसको। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। हरजिंद्र हैं पंजाब से, उम्र है 43 साल की, 8,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। अभी 1,48,000 1.5 लाख के करीब का पोर्टफोलियो है और सालाना 10% स्टेटअप की भी बात कर रहे हैं। तो अब सुनते हैं कि सवाल क्या है इनका। बताएं हरजिंदर। गुड इवनिंग सर। हेलो जी जी, आप क्या जानना समझना क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो? सर मेरा ऑलरेडी 3 फंड में एसआईपी चल रहा है। मैं अभी अपनी 8.5 से बढ़ाकर 12,000 तक करना चाहता हूँ सर। तो मेरा सवाल ये था कि क्या मैं इन 3 फंड में ही बना रहूं या मुझे कोई एक और फंड ले लेना चाहिए? और 20 ईयर तक मेरा करने का प्लान है सर। तो 20 ईयर तक मेरा कितना अमाउंट मैं ठीक है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई अमाउंट या कोई मकसद?
नहीं, फिलहाल कोई ऐसा खास नहीं है सर, बस 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई मैं ठीक है। स्टेप अप करना चाहता हूँ, और अगर आप एडवाइस कर देंगे कि अगर कोई और फंड लेना है या इन्हीं 3 में मैं बढ़ा दूं SIP अपनी। ठीक है प्रबलीन, आप बताएं इनके लिए क्या सलाह रहेगी? हाँ जी हरजिंदर जी, आपका जो 8.5 है दैट्स गुड कि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। आपका होराइजन बहुत ही अच्छा है, 20 इयर्स का टाइम पीरियड है। 20 इयर्स में आपको बहुत ही अमेजिंग कंपाउंडिंग मिल सकती है, स्पेशली विद स्टेप अप अगर आप करते रहेंगे। अगर अभी करंट SIP के साथ भी आप अपना 10% का स्टेप अप करेंगे तो आप 1.7 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। सो अगर आप इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आप 12,000 कर देंगे, तो डेफिनेटली आप 2 करोड़ का कॉर्पस क्रॉस कर जाएंगे इजीली विद अ स्टेप अप। तो आपका मेरे ख्याल से एक डिसेंट कॉर्पस बन सकता है। बट जैसे मैंने बोला कि क्योंकि हमारी पैसे की जो महंगाई के साथ परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है, तो हरजिंदर आप कोशिश करना कि आप हर साल अपनी SIP को तो बढ़ाएं, स्टेप अप जरूर करते रहें ताकि आपका साइजेबल कॉर्पस बने। एंड आइडियली अगर आप इसको किसी गोल के साथ लिंक कर सकते हैं, मतलब जैसे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर्ली करें कि आपका मंथली खर्चा कितना है, आपका टारगेट अमाउंट है कितना, तो वो और अच्छा रहेगा। या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी आपका गोल है, तो आपका ना टारगेट कॉर्पस अगर आपके पास हो बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, तो और बढ़िया हो जाएगी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ओवरलैप्स हैं, स्पेशली निप्पॉन मल्टी कैप के बारे में मैं बोलूंगी। आपने यहाँ पे IDCW पे आउट ले रखा है, इसको आप प्लीज ग्रोथ में शिफ्ट कर लीजिए। सो आप ये स्कीम कंटिन्यू करना, पर आप ग्रोथ ऑप्शन लेके कंटिन्यू करना। हमें डिविडेंड पे आउट की या डिविडेंड उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अलोंग द वे। एंड इसके अलावा जो आपके 2 फंड्स हैं, पराग पारिक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, दोनों अच्छे हैं। बट हमें यहाँ जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, हम निप्पॉन मल्टी कैप को लेके चल रहे हैं। और साथ में आप एक पैसिव लार्ज कैप फंड जोड़िए, निफ्टी 50 का इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। एक पैसिव मिड कैप फंड जोड़िए, निफ्टी 150 इंडेक्स फंड। एंड ये 3 फंड्स के साथ अभी आप ओवरऑल पोर्टफोलियो शुरू करिए। सो 4 3 12, 3,000 ईच तीनों स्कीम्स में आपका जा सकता है। एंड मेरे ख्याल से वो आपको एक अच्छा कंप्लीट पोर्टफोलियो देगा अपने लिए। जी, तो हरजिंदर के पोर्टफोलियो से आप कई चीज़ें देखिए, आपने नोट की होगी प्रबलीन की बातों से कि कई पोल्स हैं जिन पर निवेशक को चलना होता है, टाइम होराइजन है, और खाली रिटर्न पे ध्यान नहीं रखें। आप ये भी देखें कि महंगाई किस तरीके से चल रही है, तो आपके पैसे पर उसका क्या असर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लौटते हैं तो कुछ और क्वेरीज लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक योर मनी में। अब हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज। एक ईमेल क्वेरी है, मुकेश सिंह है मध्य प्रदेश से, उनकी क्वेरी है और इनके पास 17,200 रुपये SIP में अभी ये लगा रहे हैं। 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स को लेकर इनका सवाल है। 8 फंड हैं इनके पास, SBI PSU है, टाटा निफ्टी है, HDFC स्मॉल कैप है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, HDFC मिड कैप है और मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, SBI निफ्टी नेक्स्ट है, ABSL PSU। 8 फंड इन्होंने रख रखे हैं 17,200 की SIP में और 1 करोड़ का लक्ष्य इनका 10 साल में। प्रबलीन, क्या सलाह है इनके लिए? हाँ जी मुकेश जी की बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं फॉर द अमाउंट वो डाल रहे हैं। वैसे भी 9 फंड बहुत अधिक हैं, और इसमें अगर मनोज जी आप देखें तो 2 PSU फंड्स हैं, सो थीमेटिक में 2 हैं जिनका आपस में ही ऑलमोस्ट 65% का ओवरलैप है। तो सेम ही थीम के इनने 2 फंड हाउसेस के ले रखे हैं। उसके साथ साथ इनको HDFC का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड की जरूरत नहीं है, उसका अगेन 50% ओवरलैप निफ्टी 50 के साथ ही है। सो मेरी सलाह होगी कि आप अपने थीमेटिक और जो ये रिटायरमेंट वाला फंड है इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। आप अपना निफ्टी 50 का फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, SBI कॉन्ट्रा, अपना स्मॉल कैप और अपने मिड कैप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ठीक है। और इसके साथ आप अपने निवेश को कंटिन्यू करें। आज का जो आपका निवेश है इसके साथ आप 10 साल में जो आपका टारगेट है 1 CR का, आप वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 44,000 के निवेश की जरूरत है टू रीच 1 CR। आप 40 लाख तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने 10% का स्टेप अप किया तो भी आप 56 लाख पहुंचेंगे। तो मुकेश जी आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप अभी सीधा 44,000 पर मंथ नहीं डाल सकते, सो आप करीबन 30,000 तक कोशिश करिए कि आप डाल सकते हैं, और उसको हर साल बढ़ाइए 10% से, तो भी आप 1 करोड़ 10 साल में बना लेंगे। या फिर आप थोड़े अपना होराइजन इसको आगे लंबा करिए
और ये सब हम 12% के XIRR पे कब मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्केट्स आपको अधिक दे सकती हैं, पर हमें एक बेस रिटर्न लेके चलना चाहिए। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एसआईपी इंक्रीज़ या फिर अपना होराइज़न को स्ट्रेच करने की रिक्वायरमेंट है एंड स्कीम्स को आपको घटाने की रिक्वायरमेंट है सेकेंडली। जी, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ईमेल का सवाल है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प और मुझे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल लग रहा है। रेशम सिंह का सवाल है, गौर से सुनिएगा प्रवीण। इनकी उम्र है 36 साल और पहले लक्ष्य सुनिए इनका। इनका लक्ष्य है बेटी की हायर एजुकेशन के लिए ये सेव करना चाहती है। 12-15 साल का समय है इनके पास। 10,000 की एसआईपी के साथ शुरुआत करना चाहती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लाखों घर में लाखों गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि वो करें, तो उनको इंस्पायर करने के लिए भी आपका ये जवाब होना चाहिए। 10,000 रुपये को ये कैसे प्लेस करें और ये अपना लक्ष्य कैसे हासिल करें? बच्चों की एजुकेशन तो मनोज जी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स है, जो हम भी देखते हैं अपने निवेशकों के लिए। जो रिटायरमेंट इन एजुकेशन, आई थिंक 2 प्राइमरी चीजें, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि मैरिज का कॉर्पस और उसकी गोल प्लानिंग थोड़ी सी अब कम हुई है। सो विद 10,000 एसआईपी अगर करेंगे और 12% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप 12 साल में करीबन 32 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आपने 15 साल तक कंटिन्यू किया तो आप 50 लाख जमा कर लेंगे। पर एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, 10 से 12% है। तो मेरी यहाँ पे राय होगी कि आप हर साल अपना स्टेप अप जरूर करिएगा 10 से 15% का। अगर 10% का भी आपने स्टेप अप किया तो आप 12 साल में 48-49 लाख बना लेंगे। और अगर आपने 15 इयर्स तक पैसा रखा 10% के स्टेप अप के साथ, तो ऑलमोस्ट आप 83 लाख तक जमा कर लेंगे, जो थोड़ा साइजेबल कॉर्पस हो जाएगा आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए। और एकदम सिंपल आप पोर्टफोलियो से शुरुआत करिए। यहाँ पे आपने 3 टू फंड्स 4 फंड्स बोले हैं। आप एक लार्ज कैप इंडेक्स लेके चलिए, एक मिड कैप इंडेक्स, एक मल्टी कैप फंड जिसमें आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मिल जाएंगे, और एक छोटी गोल्ड में एसआईपी। तो ये 4 फंड्स के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कीजिए एंड आई थिंक आप एक धीरे-धीरे करके बीच में जब भी आपके पास कुछ अधिक पैसा हो तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा लमसम भी ऐड करते रहिए, ताकि एक साइजेबल कॉर्पस बन जाए आपकी बच्ची की पढ़ाई के लिए। जी, और जब हम बताएंगे टॉप 4 फंड्स प्रवीण वाजपेयी के चॉइसेस, तो उसमें भी आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए एक सवाल है आपसे सप्लीमेंट्री, कि जब लोग इस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत जानकारी नहीं होगी इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे 2-3 फंडामेंटल बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? जी। मनोज जी, द गुड पार्ट विद पैसिव इन्वेस्टिंग या इंडेक्स फंड्स है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा छांटना नहीं है। तो अगर आपको जैसे पैसिव फंड उठाना है तो आप किसी भी अच्छे फंड हाउस, जो क्रेडिबल फंड हाउस है, आपने एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी, जो थोड़े बड़े फंड हाउस है, इन्हें पहुंच, जिनका एयूएम थोड़ा अच्छा हो पैसिव फंड में, आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। कोटक, इस टाइप के फंड हाउसेस पैसिव के लिए। जहां पे एक्टिव फंड्स हो गए, वहां पे भी मैं बोलूंगी थोड़ा इनिशियली आप एक्सपेरिमेंटल कम होते हुए, जिनका थोड़ा आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा हो, ताकि आपको उस स्कीम के उतार चढ़ाव दोनों पता हो। और मनोज जी, आप अच्छे रिटर्न देखें ना देखें, जो मैक्सिमम डाउन टर्न्स है ना, जैसे हमने 26 सितंबर से लेके अभी 7 अप्रैल तक देखे थे, वहां जरूर देख लीजिए कि किस टाइप का फॉल है। और एक बार अपने से पूछना जरूरी है कि क्या आप उस 20% के फॉल को डाइजेस्ट कर पाएंगे या 30% के फॉल को, तो ही शुरुआत करिए। क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, और हर रोज झांक के देखना नहीं है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने बढ़ गए, कितने घट गए। तो वो जी, पेशेंस का गेम है बिल्कुल, तो वो उसको बनाए रखना है संयम को। ठीक है। अब चलते चलते आपके टॉप 4 फंड्स क्या रहेंगे? बिल्कुल सिंपल 4 जो हैं, 2 पैसिव फंड्स हैं मनोज जी। वन इज निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रेटेजी, किसी भी अच्छे फंड हाउस का ले सकते हैं। डीएसपी का मैंने नाम दिया है बिकॉज ओल्डेस्ट है। निपॉन का मिड कैप 150 इंडेक्स, अगेन बिकॉज उसका अच्छा एयूएम है, तो और एक रेप्यूटेबल है। इनका ईटीएफ काफी इसमें पॉपुलर है एक्चुअली, विद गुड वॉल्यूम्स। एंड इसके अलावा इन्वेस्को का स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप फ्रॉम कोटक। सो आई थिंक वो भी वेल मैनेज्ड फंड है। तो उसके अलावा अपनी प्लीज पोर्टफोलियो की सूटेबिलिटी और अपने गोल्स के हिसाब से ये आप निवेश करिए।
चलिए, तो निवेश पर ध्यान लगाइए, भविष्य को सुरक्षित कीजिए और आपकी मदद करने के लिए हम हैं ही योर मनी। आज योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि आप ईमेल से अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है yourmoney@nw18.com और 7045220000 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारे लाइव चलते हुए प्रोग्राम के लिंक के ऊपर हम बाद में आपकी क्वेरी ले लेंगे। प्रबलीन वाजपेयी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने वैल्यूएबल सलाह देने के लिए। नमस्कार।